दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ चार्टर्ड एक्ट 1833। इससे पहले हमने चार्टर्ड एक्ट, आप जानते हो कि चार्टर्ड एक्ट क्या होता था। जैसे कि आज के डेट में संविधान होता है ना, तो भारत का जो नियम कानून है, प्रशासन है, वो किसके बेसिस पे चलता है? भारतीय संविधान के बेसिस पे। ठीक उसी तरीके से अंग्रेजों के ज़माने में क्या होता था कि वो हर 20 साल के लिए एक अलग से नियम लाते थे जिसके तहत वो भारत का शासन चलाते थे। उसको चार्टर्ड एक्ट बोला जाता था। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 चार्टर्ड एक्ट पहले से पढ़ लिया है, जिसमें से 1793 का चार्टर्ड एक्ट हमने पढ़ा था, उसके प्रोविज़न के बारे में समझने की कोशिश की थी। इसी तरीके से चार्टर्ड एक्ट 1813 को भी हमने डिस्कस किया था। और आज तीसरा चार्टर्ड एक्ट 1833 को समझेंगे। हर चार्टर्ड एक्ट में कुछ नई बातें होती हैं, तो इसलिए आपको समझना आवश्यक होता है। तो इस चार्टर्ड एक्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम हो गई थी, और कैसे ब्रिटिश प्रशासन का भारत पर उपनिवेशिक तौर पे उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। कहने का मतलब कि उपनिवेश तो था भारत, लेकिन ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत ऐसा कोई नाम लिखा नहीं गया था कि कॉलोनी है, भारत एक ब्रिटिश की कॉलोनी है। लेकिन इस एक्ट में उन्होंने स्पष्ट घोषित कर दिया कि भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी है। तो ये सारे सिग्निफिकेंस से कई बार एग्जामिनेशंस में आपसे आते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी 10 मिनट में डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको। चार्टर्ड एक्ट 1833 से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या खूबियाँ थी, क्या विशेषताएँ थी इस चार्टर्ड एक्ट के बारे में। फिर उसके बाद में हम उस प्रोविजन वाले सेक्टर पे आएंगे। तो कंपनी के जो कमर्शियल अधिकार थे उसको छीन लिया गया। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो कि ब्रिटिश ओन्ड थी। ब्रिटिश की एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके जितने भी कमर्शियल राइट थे, कमर्शियल अधिकार मतलब कि व्यापार से संबंधित जो भी अधिकार थे, उसको छीन लिया गया या समाप्त कर दिया गया। अब उनके पास मात्र प्रशासनिक अधिकार ही बचे थे। ठीक है, उनको प्रशासन या फिर सिपाही रखना और न्यायालय से संबंधित जितने भी न्याय व्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं उनका देख रेख करना, मतलब न्यायालय में भी वो जा नहीं सकते थे, उनका देख रेख करना, कैसे काम कर रहा है, उन सारी चीज़ों को देखना ही उनका काम बचा था। इसी तरीके से चीन के साथ जो कंपनी के व्यापारिक संबंध थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। आप जानते हो कि पिछले चार्टर्ड एक्ट में मैंने बताया था कि इनकी मोनोपोली खत्म हो गई थी। मोनोपोली मतलब होता है एक छत्र व्यापार करने की शक्ति। तो वो चाइना में वो कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, इन सब की टी की खेती करते थे और वहाँ पे लोगों को बेचते थे। तो वो एकाधिकार भी कंपनी से समाप्त कर दिया गया। इसी तरीके से अंग्रेज़ों को भारत में सेटल होने के लिए अधिकार प्राप्त हो गया। सेटल होने से मतलब ये है कि अब अगर अंग्रेज चाहें तो ब्रिटिश से आकर के भारत में परमानेंटली रह सकते हैं, मतलब रेजिडेंट के तौर पर रह सकते हैं। यह भी अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त होना शुरू हो गया था। इसी तरीके से ब्रिटिश उपनिवेश संवैधानिक हो गया, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक्ट पारित किया गया, जिसमें मतलब एक्ट यही चार्टर्ड एक्ट पारित किया गया, जिसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई कि भारत एक ब्रिटिश का उपनिवेश है। ऐसा पहली बार 1833 में बोला गया। अब कंपनी जो है वो ब्रिटिश के ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी के बेसिस पे काम करती थी। मतलब कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती है, उसको आप पर ट्रस्ट है, आप पर विश्वास है, तभी तक कंपनी को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसको बात ध्यान रखेंगे, ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी उस पर निर्भर हो गई। ये सारे फीचर्स थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को समाप्त करता हुआ दिखाई देता है। अब समझते हैं आखिर इनमें प्रोविजन क्या थे, इनके क्या क्या प्रोविजन है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सो इंडिया बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। इस एक्ट के तहत, इस चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत भारत जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी। अब हम जानते हैं कि बड़े बड़े प्रेसिडेंसी के तौर पे इसको भारत को बांटा गया था अंग्रेजों के द्वारा। जैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी थी, और मुंबई की प्रेसिडेंसी, जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जानते थे। अब उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसी को रीडिजाइन किया, उसके पद को रीडेजिग्नेटेड किया, मतलब उसको दोबारा कन्वर्ट किया। किस में समझिएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कुल मिला के ऐसे समझिए, जैसे आज के डेट में हमारे भारत का शासन दिल्ली से चलता है और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो सर्वे सर्वा होता है, ठीक उसी तरीके से उस ज़माने में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसी को पूरे देश की सत्ता सौंप दी गई। समझिएगा इसको, लेजिस्लेटिव पावर, सिविल पावर, मिलिट्री पावर, ये सारी पावर उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देश का प्रशासन वन कंट्रोल में हो गया। अभी कुछ समय पहले तक बात ऐसी होती थी कि भारत का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है। कैसे? उनके ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ काम करती थी, लेजिस्लेटिव पावर देखती थी, मिलिट्री पावर देखती थी, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी देखता था। लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद बना रहता था। उस मतभेद को समाप्त करने के लिए देश को, प्रशासन को एक कंट्रोल में, वन कंट्रोल में ला दिया गया। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसके जो गवर्नर थे उनके लेजिस्लेटिव अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेजिस्लेटिव अधिकार को समाप्त करने से मतलब ये है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2 ऐसे प्रदेश हैं जो कि अपना कानून खुद बनाते हैं, लेकिन अब उनके पास कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया जाए। तो ठीक उस समय यही हुआ था। पहले क्या होता था कि बॉम्बे का जो गवर्नर था उसमें कुछ अधिकार, उसमें कुछ लॉ बनाने की, कुछ नियम बनाने के उसके पास अधिकार होते थे, लेकिन अब वो नियम नहीं बना सकते थे, न तो बॉम्बे के न तो मद्रास के। अब आगे समझते हैं कि प्रोविजन को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
गवर्नर जनरल के पास लेजिस्लेटिव अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहले हुआ करता था, अब उसके पास संवैधानिक पावर भी आ गई। मतलब वो संविधान से संबंधित जो भी नियम बनाए जा सकते हैं या फिर देश को चलाने के लिए जो भी प्रमुख नियम है, जो भी प्रोविजन है, उसको भारत में लागू कर सकता है, बना सकता है। ठीक है। सो गवर्नर जनरल एक काउंसिल बनती थी। गवर्नर जनरल कहाँ से आएगा? उसकी एक टीम होगी ना। जैसे आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर के साथ एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती है। शिक्षा मंत्रालय में अलग काम करती है, इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने के लिए। इसी तरीके से गवर्नर जनरल जो काउंसिल बनी है वो अथॉरिटी रखती थी किसी भी कानून को अमेंड करने के लिए, किसी भी कानून को रिपील करने के लिए या फिर अल्टर करने के लिए किसी भी लॉ को। अब अमेंड का मतलब होता है कि किसी में संशोधन कर देना, रिपील मतलब होता है कि उसको समाप्त कर देना, वो मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, अल्टर द लॉ मतलब कि उसको थोड़ा सा उसमें चेंज लाना। ठीक है। इस तरीके से होता था कि किस तरह से गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था वो आपका संवैधानिक नियमों को देख रेख करने के लिए, जैसे भारत में आज पार्लियामेंट है, ठीक उसी तरीके से ये काउंसिल हुआ करती थी। आगे समझने वाली बात यह है कि सिविल और मिलिट्री पावर भी गवर्नर जनरल के कंट्रोल में चली गई, जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हुआ करती थी। अब जो मैंने गवर्नर जनरल की काउंसिल की बात की है उसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। इसमें से फोर्थ जो मेंबर था उसकी पावर जो है वो काफ़ी लिमिटेड थी। उस बाकी जो 2 मेंबर थे, गवर्नर जनरल के अलावा जो 2 मेंबर थे, उनकी पावर जो है वो अच्छी खासी पावर थी। लेकिन फोर्थ जो था उसका मेंबर था उसकी पावर्स थोड़ी सी कम थी। अब गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, क्योंकि आप खुद सोचो ना, टेक्निकली सोचो तो एक बात तो तय है कि जो काम आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट मिनिस्ट्री करती है, मोदी जी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं, ठीक वही काम तो ये लोग भी कर रहे थे ना। तो गवर्नर जनरल जो था और उसकी जो काउंसिल थी उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, और उसके काउंसिल को इंडियन काउंसिल या इंडिया काउंसिल के नाम से भी जानते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब इसी एक्ट के तहत एक प्रोविज़न किया गया, उसको समझिएगा। इसमें एक इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया? भारतीय कानून अधिनियम बनाया गया, एक कमीशन बनाया गया, जिसके तहत समझिएगा क्या हुआ। कोई भी लॉ को जो भारत में बनाया जाएगा उसको पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाएगा और उसको एक्ट का नाम दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चेंज भारत में लाना चाहता है गवर्नर जनरल, तो वो ला सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी पारित कराना पड़ेगा। ये बात यहाँ पे टेक्निकल बात, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसी के तहत इंडियन लॉ कमीशन को बनाया गया। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर ही बताया। तो इंडियन लॉ कमीशन एक ऐसी संस्था थी जो भारत में बनने वाले कानूनों का देखरेख करती थी। मतलब गवर्नर जनरल जो है वो आपका देश के अंदर कानून बना सकता है, लेकिन अगर भारत के अंदर कानून बनाकर उसको लागू करना है तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में ले जाने का काम और उसको संशोधित करने का काम कौन करता था? इंडियन लॉ कमीशन करता था। ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन जो बनाई गई उसका चेयरमैन लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले का नाम भारतीय शिक्षा में जो अत्याधुनिक शिक्षा है या पाश्चात्य जगत की शिक्षा है उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है भारत में। यह सभी भारतीय के ऊपर जो लॉ बनता था उसको कोडिफाई करने का काम करता था। कोडिफाई मतलब कि किसी भी चीज़ को पैटर्न में डिवाइड कर देना, किसी भी चीज़ के प्रोविजंस को क्लैरिफाई करना, ठीक है, इंटरप्रेट करना, इसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। तो भारत में जितने भी नियम बनते थे उसको कोडिफाई करने का काम कौन करता था? इंडियन लॉ कमीशन, जिसका पहला चेयरमैन बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। अब आगे बात करते हैं कुछ और प्रोविजन, कुछ और नियम जो इस पर्टिकुलर एक्ट 1833 के तहत बनाए गए, चार्टर्ड एक्ट के तहत, उसकी बात करते हैं। जैसे स्प्लिट इन बंगाल प्रेसिडेंसी। इस पर्टिकुलर चार्टर्ड एक्ट में बात की गई कि बंगाल के प्रेसिडेंसी को तोड़ दिया जाएगा या स्प्लिट कर दिया जाएगा, 2 भागों में 3 भागों में बांट दिया जाएगा। एक्चुअली क्या किया गया? बंगाल के प्रेसिडेंसी को 2 भागों में बांटने की बात की गई। पहला आपका हुआ आगरा की प्रेसिडेंसी, दूसरा आपका हुआ फोर्ट विलियम। मतलब कि कलकत्ता जो बंगाल के अंतर्गत वाला क्षेत्र आता था, बंगाल के प्रेसिडेंसी वाला क्षेत्र आता था, उसको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। तो आगरा वाला प्रेसिडेंसी अलग कर दी, फोर्ट विलियम वाली प्रेसिडेंसी अलग कर दी। लेकिन यह कभी भी इफेक्ट में नहीं आया। मतलब नियम तो बने, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत प्रोविजन भी किया गया, लेकिन इनको कभी तोड़ा नहीं गया, कभी स्प्लिट नहीं किया गया। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंडियन इन गवर्नमेंट सर्विसेज। अब सरकारी सेवा में भारतीय लोगों को भी हिस्सेदारी दी गई। पिछले चार्टर्ड एक्ट में मैंने डिटेल में बताया था, आप प्लीज़ उसको जाकर के वीडियो देखें, नहीं तो आपको थोड़ी बातें कम लिंक होंगी। देखो, कनेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप पिछले वीडियो देखो जिससे आपको कनेक्ट हो। तो पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे चार्टर्ड एक्ट 1813 में एजुकेशन को लेकर के प्रोविजन किए गए थे। तो अब जब लोग 20 साल में शिक्षित होना शुरू हुए तो अब जो गवर्नमेंट सर्विसेज थे उसमें लोगों को क्लर्क बनाना, छोटे मोटे प्रशासन में बनाना, प्रशासन में अधिकारी बनाना, और इन सभी के लिए भारत में लोग उपलब्ध होने लगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। तो इसमें क्या हुआ कि जो पहला एक्ट था इसमें भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिली। ऐसा 1813 में नहीं हुआ था, 1993 में नहीं हुआ था कि अगर किसी भारतीयों को भी
गवर्नमेंट में रखा जाए। जैसे कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है, ब्रिटिश की तरफ से गवर्नमेंट चल रही है और उसमें भारतीयों की भागीदारी पहली दफ़ा ऐसा हुआ था 1833 में, ये याद रखेंगे। मेरिट के आधार पर चयन का मानक बनाया गया। मतलब आप ये समझिए कि परीक्षा होगी या परीक्षा या इंटरव्यू होगा, उसमें मेरिट के आधार पर चयन होगा, न कि बर्थ के आधार पर, कौन कहाँ जन्मा है उसके आधार पे, किसका कलर क्या है, वो काला है कि गोरा है, रेस क्या है, किस जाति का आता है, किस रिलीजन से आता है, हिंदू है कि मुस्लिम है कि बौद्ध है कि सिख है कि ईसाई है, इन सभी से कोई मतलब नहीं था। मानक जो था, चयन का मानक जो था वो था मेरिट। जो मेरिट में आएगा उसका चयन किया जाएगा। ये सारे प्रोविजन थे। स्लेवरी की बात समझते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि लोगों को गुलाम बनाने की एक उस समय प्रचलन हुआ करता था। जैसे कि लोग लेबर होता था ना, तो वो लोग क्या करते थे कि बंधुआ लेबर रखते थे, बंधुआ मजदूर रखते थे। मतलब कि ये हमारे 20 आदमी हैं, ये हमारे मजदूर हैं, ठीक है। इनको बेचा भी जा सकता था, खरीद फरोख्त होती थी। लेकिन उसको समाप्त करने का काम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एबॉलिश कर दिया गया इस स्लेवरी एक्ट 1833 के द्वारा, ठीक है। तो स्लेवरी प्रोविजन 1833 को समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत कोई भी आदमी किसी भी अगले मनुष्य को बंधुआ मजदूर के तौर पर नहीं रख सकता। यह संवैधानिक रूप से सही नहीं होगा, इसका प्रोविजन किया गया। अब क्रिश्चियनिटी की ओर इनका जो ध्यान था वो आकर्षित हुआ। मतलब ईसाईकरण की तरफ इनका जो है काफ़ी ध्यान आकर्षित था, क्योंकि वो जिस धर्म से आते थे वो उनका प्रचार भारत में भी करना चाहते थे। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि देखा कि अंग्रेज, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेजों को यहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने की परमिशन मिल गई थी, तो अंग्रेजों की संख्या के आधार पर भारत में 3 बिशप की नियुक्ति की गई। बिशप कौन होता था? तो बिशप जैसे आप आज की डेट में धर्मगुरु होते हैं या फिर शंकराचार्य होते हैं अलग अलग मठों में, जैसे हिंदू धर्म में, इसी तरीके से मौलवी होते हैं आपके किसमें, मुस्लिम धर्म में, ठीक। इसी तरीके से बिशप जो नियुक्त होता था वो एक तरह से धार्मिक सबसे बड़ा धार्मिक अधिकारी होता था किसी भी क्षेत्र का। तो भारत में 3 धार्मिक अधिकारी बनाए गए, क्योंकि क्षेत्र बड़ा था, अंग्रेजों की संख्या बढ़ चुकी थी, तो उनको गाइडलाइन करने के लिए जो बिशप बनते थे उनकी संख्या 3 कर दी गई। अब क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट से मतलब है कि एजुकेशन भी क्रिश्चियन फॉर्म में होगा और प्रेयर भी क्रिश्चियन फॉर्म में होगा, और सोशल सर्विस करने के लिए भी जो आपके काउंसिल बनाए जाते थे या कुछ समूह बनते थे वो आपका इंस्टीट्यूशन जो थे वो क्रिश्चियन बेस्ड थे, ठीक है। थोड़ी सी बात आगे करते हैं कि अब इस पर्टिकुलर चार्टर्ड एक्ट 1833 का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट स्टेप था जब किसी भी भारत में किसी भी तरीके से केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया का ये पहला कदम था। इससे पहले भी कभी किसी ने कोशिश नहीं की जिससे कि सेंट्रलाइज किया जा सके। दूसरा चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटी को समाप्त कर दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये शामिल हो गया। व्यापार अब भी होते थे लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नहीं होते थे, वो सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो नियम बनते थे उसके आधार पर ही होता था, सरकारी तौर पे होता था। ब्रिटिश जो क्राउन्स है उनका ट्रस्टी ही प्रशासन करता था। मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजा गया जो व्यक्ति होता था, भेजा गया जो संस्था होती थी, वही यहाँ पे शासन करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन से बाहर कर दिया गया। कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, मैकाले को इसका प्रमुख बनाया गया। मैंने पहले भी बताया कि भारत में कोई भी अगर लॉ बनता है, कोई भी कानून बनते हैं, तो उसको कोडिफाई करने का, उसको व्यवस्थित करने का कार्य कौन करेगा? मैकाले करने वाला था। शुरुआत में सबसे पहला जो काउंसिल बनी थी इंडियन लॉ काउंसिल, उसको मैंने पहले भी चर्चा की, तो वो मैकाले के अंतर्गत आता था। भारतीयों को गवर्नमेंट सर्विस में भागीदारी सुनिश्चित की गई, इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया, ये सिग्निफिकेंस है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को अलग अलग कर दिया गया या सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव मतलब होता है संवैधानिक, एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो प्रशासनिक या फिर जो सिविल राइट होते हैं, सिविल से संबंधित जो आपके अधिकार होते हैं उनको संरक्षण करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर होती है, तो प्रशासनिक पावर होती है। तो इन सभी को भी सेपरेट किया गया। इस तरीके से चार्टर्ड एक्ट 1833 को हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। ये आपके हर तरह की परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं विशेष जोर देना चाहूँगा। उनके लिए कंटेंट कम मिलता है तो अच्छे कंटेंट पर ध्यान दें और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।